हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं दोस्तों? आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग आरएसी का पार्ट 11 करने जा रहे हैं, यानी 11वां पार्ट है। लेकिन इस पार्ट में हम जो अभी तक क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं उसका हम क्विक रिवीजन करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पर होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में। हो सकता है आपने इसमें से बढ़िया सारे क्वेश्चन जो कि पहले भी देखा हो। फ्रेंड्स, ये बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि सारे वन लाइनर क्वेश्चन को मैं एक ही वीडियो में समेट दे रहा हूँ। सबको मैं एक वीडियो में कर दूंगा। जैसे आप तुरंत एग्ज़ाम देने से पहले 1-2 दिन पहले 2-4 बार देख लेंगे तो आपका पूरा आरएससी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है। इसमें मैंने कुछ पार्ट 1 में जो हमने वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी, तो उसमें भी क्लियर हो जाएंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो और आप पार्ट देख सकते हैं पार्ट 9, जिसमें हमने एमसीक्यू बनाया है बहुत सारे और पूछे गए प्रश्नों का संग्रह लिया जो पिछले प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पहला है, ठंडा यानी कोल्ड अथवा निम्न तापमान यानी लो टेम्परेचर पैदा करने के प्रक्रम यानी प्रोसेस को क्या कहते हैं? यानी कोल्ड या फिर लो टेम्परेचर जो प्रोसेस करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन के अंदर क्या किया जाता है? टेम्परेचर को लो कर दिया जाता है या फिर ठंडा कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, वायु रेफ्रिजरेशन सिस्टम किस चक्र पर कार्य करता है? यानी वायु रेफ्रिजरेशन सिस्टम किस साइकिल पर कार्य करते हैं? तो करते हैं रिवर्स कार्नोट साइकिल पर, यानी प्रतिवर्ती कार्नोट चक्र पर। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारे पास आगे है वायु रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कार्यकारी पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वायु यानी एयर, तो वर्किंग फ्लूइड के रूप में या वर्किंग मटेरियल के रूप में जो यूज करते हैं वायु रेफ्रिजरेशन, समझ रहे हैं ना, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, तो उसमें जो हम मटेरियल के रूप में यूज करते हैं एयर को। ठीक है, अगला है, एक रेफ्रिजरेशन टन का लगभग मान कितना होता है? एक रेफ्रिजरेशन टन की अगर बात की जाए तो उसमें मान जो उसका होता है 3.5 किलोवाट या 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एक टन का मान। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रसरण यानी एक्सपेंशन डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है कैपिलरी ट्यूब का। तो कैपिलरी ट्यूब का जो उपयोग करते हैं हम एक्सपेंशन डिवाइस के रूप में, जो अपना घरेलू रेफ्रिजरेटर होता है उसमें हम करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अब देखिए आपके सामने जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। ये सील्ड घरेलू रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट के रूप में सबसे अधिक लोकप्रिय है। ठीक है, सील्ड घरेलू रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट के रूप में जो सबसे F12 ठीक है, F12 या 12 कह सकते हैं, इसका प्रयोग जो कि सबसे ज़्यादा किया जाता है, इसको फ्रियान कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है द्वितीयक यानी सेकेंडरी रेफ्रिजरेशन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो हम चिल्ड वाटर यानी ठंडा पानी का उपयोग जो कि हम सेकेंडरी रेफ्रिजरेशन के रूप में करते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किसी सिस्टम में रेफ्रिजरेंट लीकेज किसके द्वारा पहचाना जाता है? अगर किसी सिस्टम में रेफ्रिजरेंट यानी जो कूलेंट होता है उसका अगर क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो सल्फर कैंडल टेस्ट या हाईलाइट टार्च या साबुन व जल टेस्ट, मतलब समझ रहे, सल्फर कैंडल टेस्ट करते हैं या हाईलाइट टार्च द्वारा टेस्ट करते हैं या फिर साबुन व जल को मिला करके जहाँ लीकेज होता है वहाँ लगाते हैं, तो अगर बुलबुला छोड़ने लगता है, निकलने लगता है, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर जो है कि लीकेज हुआ है। ठीक, चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इस तरीके से हम क्विक रिवीजन करके पूरा कंप्लीट कर लेंगे एक वीडियो में सारा जो है कि आरएसी। ओके, चलिए अब आगे यहाँ पर है, वायुयानों यानी एरोप्लेन में रेफ्रिजरेशन हेतु सामान्यतः प्रयोग होने वाला रेफ्रिजरेंट कौन सा होता है? मैंने अभी बात किया, एरोप्लेन में रेफ्रिजरेशन हेतु सामान्यतः प्रयोग होने वाला रेफ्रिजरेंट होता है, कौन सा रेफ्रिजरेंट होता है? तो वायु। क्यों? क्योंकि वायु के यहाँ पर अधिकता है, हमको वाटर कूलिंग तो वहाँ कर नहीं सकते आकाश के में। ठीक है, तो इसलिए हम जो है कि एयर का ही प्रयोग करते हैं। दूसरे नंबर पर देखिए, एक अच्छे रेफ्रिजरेंट का वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए? तो जो कोई अच्छा रेफ्रिजरेंट होगा तो उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। ठीक है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद आगे है, घरेलू रेफ्रिजरेशन में प्रयुक्त संपीडक होता है। यानी घरेलू रेफ्रिजरेशन में जो हम संपीडक यानी कंप्रेसर जो प्रयोग करते हैं वो कैसा होता है? वो होता है हर्मेटिकली सील्ड। ठीक है, हर्मेटिकली
सील्ड होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया कई बार। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी पूछा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। चलिए यहाँ पर देखिए, घरेलू रेफ्रिजरेटर की क्षमता होती है कितना, 1/10 या 0.1 टन। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला देखिए, घरेलू रेफ्रिजरेटर किस चक्र किस साइकिल पर कार्य करता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वेपर कंप्रेशन साइकिल यानी वाष्प संपीड़न चक्र पर घरेलू रेफ्रिजरेटर जो है कि कार्य करता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सारे क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, आज भी मैं फिर बता रहा हूँ। देखिए, गैस द्रवीकरण यानी गैस लिक्विफिकेशन में कौन सा चक्र उपयोगी है, तो वो है वायु रेफ्रिजरेशन चक्र, यानी एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में गैस का जो है कि लिक्विफिकेशन हो जाता है। ठीक है, यानी द्रवीकरण हो जाता है। अगला है, किसी द्रव का द्रवीकरण यानी लिक्विफैक्शन करने के लिए उसका तापमान टेम्परेचर कितना हो जाए। तो किसी भी गैस का द्रवीकरण यानी लिक्विडिफिकेशन करने के लिए उसका जो कि टेम्परेचर होना चाहिए वो क्रांतिक टेम्परेचर यानी क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए, इक्वल टू क्रिटिकल टेम्परेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, बेल कोलमैन चक्र किस कार्य करता है, यानी बेल कोलमैन जो चक्र होता है वो कौन से चक्र पर कार्य करता है, कौन से साइकिल पर कार्य करता है। तो ये करता है प्रतिवर्ती जूल साइकिल यानी रिवर्स जूल साइकिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स। तो ज़्यादातर मैंने जो क्वेश्चन लिए एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को ही हमने लिया है। यहाँ देखिए, रेफ्रिजरेंट में उपस्थित नमी को किसके द्वारा हटाया जाता है, तो वो हटाया जाता है ड्रायर्स के द्वारा यानी शोषक के द्वारा। सही बात है, कहीं नमी है तो उसको सुखाने के लिए जो हम शोषक के ड्रायर्स का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे स्क्रीन पर जो है कि अगली स्लाइड आ गई है, इसमें क्या है, वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर फ्रियॉन 12। देखिए फ्रियॉन 12 की बात हमने किया था, फ्रियॉन 12 का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो वो होता है -30 डिग्री सेल्सियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम में ये भी पूछा गया फ्रेंड्स। ये EPSS और SSC JEE के एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। यहाँ जितने भी मैं क्वेश्चन लिया हूँ सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। आप प्ले लिस्ट में जाकर आपके काम की बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि और वीडियो आपको चाहिए नहीं। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेशन सिस्टम किस नियम पर कार्य करता है, तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है वो थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ यानी ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर कार्य करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, SI यूनिट में रेफ्रिजरेशन प्रभाव को व्यक्त किया जाता है, तो किलो जूल पर सेकेंड से SI यूनिट में रेफ्रिजरेशन प्रभाव को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अगला है रेफ्रिजरेशन प्लांट की क्षमता कैपेसिटी को व्यक्त किया जाता है, तो रेफ्रिजरेशन प्लांट की क्षमता यानी उसकी कैपेसिटी को रेफ्रिजरेशन टन से व्यक्त किया जाता है। रेफ्रिजरेशन की प्रति टन अश्वशक्ति का मान कितना होता है, तो वो होता है 4.75/COP। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है मीट्रिक यूनिट में एक रेफ्रिजरेशन टन का मान कितना होता है, तो मीट्रिक मीनिंग में यूनिट में एक रेफ्रिजरेशन का मान 50 किलो कैलोरी पर मिनट होता है। आगे है वायुमंडलीय दाब पर SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड का क्वथनांक कितना होता है, -10 डिग्री सेल्सियस होता है वायुमंडलीय दाब पर। आगे है वायुमंडलीय दाब पर SO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का क्वथनांक कितना होता है, तो SO2 का जो क्वथनांक होता है वो होता है -78.5 डिग्री सेल्सियस, -78.5 डिग्री सेल्सियस जो है कि इसका मान होता है। उसके बाद वायुमंडलीय दाब पर NH3 का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है, तो वायुमंडलीय दाब मतलब समझ रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर NH3 यानी अमोनिया का विशिष्ट गुरुत्व जो होता है 0.685 डिग्री। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब पर SO2 का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का विशिष्ट गुरुत्व होता है 1.56 डिग्री। इसके बाद वायुमंडलीय दाब पर सल्फर डाइऑक्साइड का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है, वो होता है 1.36 डिग्री। ठीक, ये सारी वैल्यू याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं अपने बुक अपनी कॉपी में। इसके बाद अगला है, वायु रेफ्रिजरेशन सिस्टम की COP का क्या होगी, वायु रेफ्रिजरेशन सिस्टम की COP क्या होगी यदि T1 तथा T2 क्रमशः उच्च और निम्न तापमान है, तो COP होगी T2
अपान T1 माइनस T2। ठीक है, COP क्या होती है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को हम कहते हैं COP यानी निष्पादन गुणांक। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है ठोस सॉलिड यानी SO2 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? SO2 कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम जानते हैं शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस के नाम से भी ठोस बर्फ को जाना जाता है। ठीक है, ठोस सॉलिड को यानी SO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को। ओके, चलिए अगले स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है SO2 यानी ठोस SO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सेम उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है, विशेष अंतर। ठीक है, तो ये जाना जाता है शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। आगे है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में सर्वोच्च तापमान क्रांतिक तापमान क्रिटिकल से होना चाहिए, यानी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो सर्वोच्च तापमान होता है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से कितना होना चाहिए? तो क्रिटिकल टेम्परेचर से जो है कि बहुत ही लो यानी वेरी लो यानी बहुत कम होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आगे देखते हैं। रेफ्रिजरेटर सिस्टम में संपीडक यानी कंप्रेसर तथा कंडेंसर के मध्य लगाया जाता है। रेफ्रिजरेटर सिस्टम में संपीडन यानी कंप्रेसर तथा कंडेंसर के मध्य लगाया जाता है ऑयल सेपरेटर इसके बीच में लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक रेफ्रिजरेंट का क्रांतिक तापमान होना चाहिए, तो रेफ्रिजरेंट का जो क्रांतिक तापमान है वो हाई होना चाहिए यानी उच्च होना चाहिए। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे आगे है रेफ्रिजरेंट का क्वथनांक जल की तुलना में होता है, तो रेफ्रिजरेंट का जो क्वथनांक होता है वह जल की तुलना में अधिक होता है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में शोषक यानी ड्रायर्स का कार्य क्या होता है? तो जो ड्रायर्स का काम होता है यानी शोषक का काम होता है वो होता है सिस्टम में नमी यानी मॉइस्चर को दूर करना, सिस्टम में से मॉइस्चर को दूर करना जो है कि ड्रायर्स का काम होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है संपीडक यानी कंप्रेसर को छोड़ने के बाद तथा संघनित्र कंडेंसर में प्रवेश होने के पूर्व रेफ्रिजरेंट का तापमान कितना होना चाहिए? तो रेफ्रिजरेंट का तापमान जो है कि बहुत अधिक होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे है संपीडक को छोड़ने के बाद तथा संघनित्र में प्रवेश होने के पूर्व रेफ्रिजरेंट किस रूप में होता है? तो होता है सुपर हीटेड वेपर के रूप में यानी अतितप्त भाप के रूप में रेफ्रिजरेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है स्थिर एंथैल्पी पर किसी गैस के तापमान परिवर्तन व दाब पतन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो स्थिर एंथैल्पी पर किसी गैस के तापमान परिवर्तन तथा दाब परिवर्तन के अनुपात को कहते हैं जूल थॉम्सन गुणांक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्रशीतन प्रणाली में यानी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में फ्रियान के क्षरण यानी लीकेज को देखने के लिए प्रयोग करते हैं, तो हाईलाइट टार्च का प्रयोग करते हैं। अभी पहले मैं इसको आपको बताया था। ठीक है, चलिए अगले साइड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि आर्द्रवायु यानी मॉइस्ट एयर मिश्रण है। तो आर्द्रवायु जो किसका मिश्रण है? शुष्क वायु तथा जल वाष्प यानी वाटर वेपर, सूखी हवा और वाटर वेपर का मिश्रण जो है कि मॉइस्ट एयर कहलाता है यानी आर्द्रवायु कहलाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रोलक्स प्रशीतक माना जाता है। एक इलेक्ट्रोलक्स प्रशीतक क्या माना जाता है? तो 3 तरल 3 फ्लूइड अवशोषण तथा एब्जॉर्प्शन यानी प्रशीतक के रूप में उसको माना जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रोलक्स में प्रयोग किए जाने प्रशीतक कौन कौन से? NH3 H2O और H2। NH3 और H2O जो है कि इलेक्ट्रोलक्स के रूप में प्रयोग किए गए प्रशीतक हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है एसआई प्रणाली में 1 टन रेफ्रिजरेशन के बराबर होता है। 1 टन जो है कि 210 किलो जूल पर मिनट रेफ्रिजरेशन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है किसी द्रव का क्रांतिक दाब वह दाब है जिससे ऊपर द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, किसी द्रव का क्रांतिक दाब वह दाब है जिसके ऊपर द्रव जो है कि लिक्विड फेज में आ जाता है यानी द्रव अवस्था में हो जाता है। ठीक, इसके बाद रेफ्रिजरेटर में से निष्कासित ऊष्मा तथा किए गए कार्य के अनुपात को क्या कहते हैं? तो रेफ्रिजरेटर में से निष्कासित ऊष्मा और किए गए कार्य के अनुपात को हम जो कहते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम का COP कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। COP का मान सदैव क्या होता है?
तो COP का मान जो है किस ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसके बाद रेफ्रिजरेशन चक्र के दौरान रेफ्रिजरेंट द्वारा ऊष्मा किसमें निकाली जाती है? रेफ्रिजरेशन चक्र के दौरान रेफ्रिजरेंट द्वारा ऊष्मा किसमें निकाली जाती है? तो ऊष्मा का जो है कि रिजेक्शन जो किया जाता है वो कंडेंसर में किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हमारा पार्ट 11 यहाँ पे कंप्लीट होता है। पार्ट 12 में हम क्विक रिवीजन और लेके आएंगे। ये हमें 2 पार्ट में होना मुश्किल लग रहा है, ठीक है। थैंक यू।